गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, तो हमारा जो किंगडम मोनेरा है वो कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं वायरस की बात करते हैं। वायरसेस बेसिकली होते क्या हैं? दीज आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कि कोई भी लिविंग है ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग है, उनके बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये लिविंग की तरह एक्ट करते हैं, इनकी मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है। और अगर ये बाहर सराउंडिंग में है तो ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। ये अपने आप से डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं पहले। जो वायरस होता है, वायरस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। फर्स्ट स्टडी की थी वायरस के ऊपर एडोल्फ मेयर ने। उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर स्टडी की थी। बेसिकली टोबैको की लीव्स के ऊपर उन्होंने मोज़ेक मतलब होते हैं पैचेस, ठीक है। तो वो पैचेस उन्होंने स्टडी किए थे। तो ये काम किसने किया था? एडोल्फ मेयर ने किया था। इसके बाद एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स की। 1796 में 1796 में इन्होंने वैक्सीन तैयार की थी। लेकिन उनको उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स करने वाले जो कॉजल एजेंट था उसका नाम नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि एक वायरस की वजह से हो रही है, बट उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली थी। जो टर्म दी थी वायरस, इट वाज गिवन बाय पास्चर। डिस्कवरी ऑफ वायरस, जो ये क्रेडिट दिया जाता है, इट इज गिवन टू एवानोस्की। इन्होंने 1892 में वायरस को डिस्कवर किया था। और जो वायरस थे वो थे टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। इस वायरस को इन्होंने डिस्कवर किया था। सबसे पहले स्टडी एडोल्फ मेयर ने किया था, लेकिन उनको उसके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिले थे। लेकिन एवानोस्की ने इसको डिस्कवर किया था। बिजरिक ने एक टर्म दी थी कंटेजियम वायवम फ्लूइडम। कंटेजियम होता है कंटेजियस, जो कम्युनिकेबल होता है। वायवम मतलब वायरस, मतलब पॉइजनस। फ्लूइडम मतलब फ्लूइड। कि जो पॉइजनस फ्लूइड है वो कैसा है? कंटेजियस है। वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो ये जो टर्म दी थी इसको आपने एज इट इज याद रखना है, कंपटीशन में पूछी जाती है। कंटेजियम वायवम फ्लूइडम। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? इट वाज गिवन बाय बिजरिंक। बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर किया था? इसके बारे में एडवर्ड वॉट और डी हेरले ने स्टडी किया था, ठीक है। स्टैनली पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को आइसोलेट किया था और क्रिस्टलाइज भी किया था। क्रिस्टल्स तैयार किए थे इन्होंने वायरस के। और इन्होंने जो वायरस है इसका प्रोटीन नेचर को भी इन्होंने कंफर्म किया था कि जो वायरस होते हैं वो बेसिकली क्या होती हैं? प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि वायरसेस कैसे होते हैं। तो दीज आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये बात मैं बता चुकी हूँ आपको कि इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्शन माना जाता है। कि अगर ये किसी लिविंग बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये लिविंग की तरह एक्ट करते हैं, और बॉडी से बाहर ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करते हैं। ए सेलुलर होते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर सेल से नहीं बने होते, ठीक है। तो ए सेलुलर बॉडी होती है इनकी। दीज आर स्मॉलेस्ट एंटिटीज, सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी बैक्टीरिया से भी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं वायरस। These are obligate parasites। obligate parasites का क्या मतलब होता है? कि इनका एक स्पेसिफिक होस्ट होता है जिसके ऊपर ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, अगर जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस क्या कर सकता है? सिर्फ टोबैको के ऊपर ही ग्रो कर सकता है। ये भिंडी के ऊपर ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमें कोई डिजीज होती है, जैसे कोई पर्टिकुलर वायरस वाली डिजीज है, ठीक है। कोई जैसे किसी भी एनिमल के ऊपर होती है तो वो जो वायरस है वो उस एनिमल को ही अफेक्ट करेगा, वो किसी और स्पीशीज को अफेक्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है। तो ये कैसे हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। इनका एक स्पेसिफिक होस्ट होता है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इनका जो कोर होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, और जो इनका कोट होता है वो प्रोटीन से बना होता है। आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। तो सेंटर में इनका न्यूक्लिक एसिड होता है, और बाहर जो
इनका कोट होता है वो प्रोटीनिशियस होता है। इनका जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, बट दोनों कभी भी नहीं होंगे। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल तो हमारा डीएनए है, लेकिन हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं आरएनए भी प्रेजेंट होता है। लेकिन इनकी बॉडी में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी भी नहीं होंगे। और ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन्स में बहुत पूछी जाती है कि जो वायरसेस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है या दोनों है, या डीएनए और आरएनए बट नेवर बोथ, ठीक है। तो इस तरह से स्टेटमेंट आती है। डीएनए कंटेनिंग वायरस डीऑक्सीवायरा कहलाते हैं। ऐसे वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो उनको डीऑक्सीवायरा कहते हैं, ठीक है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड की फॉर्म में भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंड मतलब सिंगल थ्रेड की फॉर्म में है डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसका। सिंगल स्ट्रैंडेड में डीएनए में जैसे एग्जांपल है हमारे पास कॉलीफेज एक वायरस होता है, उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कॉलीफेज है 5x174, ये एक वायरस का नाम है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और M13 इसके अंदर भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, उन्हें राइबोवायरा कहा जाता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है टीएमबी, पोलियो वायरस, ठीक है। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी होता है, ठीक है। तो उनका जो जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड होगा लेकिन आरएनए, तो वो कौन कौन से वायरसेस हैं? रियो वायरस और वुंड ट्यूमर वायरस, ठीक है। तो कई बार बच्चे ये चीज समझते हैं कि जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और डीएनए डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ऐसा नहीं है। डीएनए की भी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं और आरएनए की भी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। जो वायरस होते हैं उनका कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम उनके पास नहीं होता। नो इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म, ये इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते। अगर ये किसी बॉडी के बाहर हैं तो इनके अंदर किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, जिससे कि ये सिद्ध होता है कि जो वायरसेस होते हैं बॉडी के बाहर इनएक्टिव हैं, नॉन लिविंग हैं। इनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे बैक्टीरिया के लिए तो हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स बेसिकली होती क्या हैं? वो मेडिसिन एक तरह से जो हम these are the chemicals which are prepared by microorganisms to kill other microorganisms। जैसे हम पेंसिलिन बनाते हैं, पेंसिलिन फंजाई से एक्सट्रैक्ट की जाती है, तो उसका हम यूज कहाँ करते हैं? बैक्टीरिया को किल करने में या और अदर डिजीजेज में उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक्स भी असर नहीं करती, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को रिएक्ट करने के लिए सरफेस चाहिए होती है, ठीक है। इनके बाहर ऐसी कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि माइकोप्लाज्मा भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। दीज आर विदाउट सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर भी एंटीबायोटिक्स अटैक नहीं कर सकती, अपना इफेक्ट नहीं शो कर सकती, ठीक है। उसी तरह से जो वायरसेस हैं, वायरस भी कैसे हैं? विदाउट सेल वॉल हैं, तो इनके ऊपर भी एंटीबायोटिक्स एक्ट नहीं करेगी। नो सेल्फ मल्टीप्लिकेशन, सेल्फ मल्टीप्लाई नहीं करते ये। अगर बॉडी से बाहर हैं, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इनके पास है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और अगर ये अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर किसी सेल के अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो वहां पर भी ऐसा नहीं होगा कि एक वायरस पूरा वायरस बना देता है। आगे हम इसकी रिप्रोडक्शन में साइकिल्स देखेंगे, वहां पर भी ऐसा होगा कि जब एक वायरस डिवाइड करता है तो वो अपने छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स फॉर्म करता है और वो पार्ट्स बाद में असेंबल होके वायरस फॉर्म करते हैं। तो एज इट इज वायरस नहीं बनते। एब्सेंस ऑफ हाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल्स इनकी बॉडी के अंदर नहीं होता।